हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक दूसरे टाइप के यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग बीसीसी। शॉर्ट में इसको बीसीसी बोलते हैं। वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय, और इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये कौन सा है? ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक सेकेंड, हिंदी में लिखते हैं इसको अंतः केंद्रित घनीय। शॉर्ट में इसको बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होगा ये। तो हमने एक टाइप की यूनिट सेल तो पढ़ ली जिसको बोलते थे सरल घनीय, सिंपल क्यूबिक जो होता था एससी, जिसको शॉर्ट में बोला था एससी। ये सेकंड टाइप का है जिसको बोलते हैं बीसीसी। ठीक है, बीसीसी में क्या होता है? देखो, सिंपल क्यूबिक जो पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कोनों पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। तो एक क्यूब के 8 कोने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो किस में था? सिंपल क्यूबिक में। बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में ऐसा है कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होंगे ही होंगे, इसके अलावा एक पार्टिकल बीच में भी होता है। ये मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से बात करूं, इसको कटिंग करके मतलब साइड से अगर हटा दूं तो ये कॉर्नर वाले 8 के, तो ये कॉर्नर से आगे एक बीच का पार्टिकल हो गया। तो इस तरीके से ये बीसीसी में क्या होता है? 8 पार्टिकल तो कोनों पे होते हैं और एक पार्टिकल कहाँ पे होता है? बीच में होता है। ये बीसीसी का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो। हेडिंग कौन सा अपना? हिंदी में लिख लो अंतः केंद्रित घनीय, और इंग्लिश में लिख लो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ब्रैकेट में लिख लेना बीसीसी। इसको सिंपली जनरली आप लोग क्या बोलते हैं? बीसीसी बोलते हैं। तो लिखो इसको, इसके अंदर लिखो अंतः केंद्रित घनीय संरचना में, अंतः केंद्रित घनीय एक कोशिका 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 में कण एक कोशिका के कोनों पर तथा एक कोशिका के कोनों पर तथा एक कण घन के केंद्र पर स्थित होता है। एक कण घन के केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in the body centered cubic unit cell there are 8 particles on the 8 corners of the cube, 8 particles on the 8 corners of the cube, and one particle is located at the center of the cube, at the center of the cube, and one particle is located at the center of the cube. ठीक है, तो एक पार्टिकल क्यूब के सेंटर पे होगा, बाकी के 8 कॉर्नर्स पर होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर है? चलो, तो इसके बारे में ये समझ में आया कि ये बीसीसी जो होता है उसका गेम क्या होता है। 8 पार्टिकल तो कोनों पे होंगे और एक पार्टिकल कहाँ पे होगा? बीच में होगा। इस तरीके से जो सिंपल क्यूबिक था उसमें केवल ये बीच वाला पार्टिकल नहीं था, बाकी का गेम तो सेम ही था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग पॉइंट वाइज बात करते हैं, इसकी डिटेलिंग करते हैं। तो पहला पार्टिकल, इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी है? पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज प्रभावी कणों की संख्या। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। एक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या, एक कोशिका
में प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या। अब देखो प्रभावी कण कितने हैं इसमें? वैसे तो दिखने को तो 9 पार्टिकल हो गए, 8 तो कोनों पे हो गए और एक बीच में हो गया। दिखने को तो 9 पार्टिकल है, लेकिन क्या टोटल 9 है क्या इसके अंदर? नहीं। कितने हैं देखो, वैसे केवल ये अगर इतना ही होता तब तो 9 पार्टिकल हो जाते, लेकिन केवल ये इतना ही तो नहीं होता ना। मतलब ये हमने जो यूनिट सेल लिए एक कोष्टिका, वो तो एक छोटा सा हिस्सा लिया है पूरे क्रिस्टल का। पूरे क्रिस्टल में तो क्या होता है, ऐसे 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 यूनिट सेल बने होते हैं ऊपर नीचे चारों तरफ, है ना। मतलब इसके इस तरफ भी ऐसा क्यूब है, ऊपर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इस तरफ भी क्यूब है, पीछे भी क्यूब है। हर तरफ क्या होता है, ऐसे क्यूब बने हुए हैं और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब्स होते हैं। अरे पूरा सॉलिड मटेरियल होता है, उसमें तो एक ये यूनिट सेल को बार बार हम लोग क्रमागत ऑर्डर में क्या करते हैं, सेट करते जाते हैं और पूरा क्रिस्टल बन जाता है। इस तरीके से होता है। तो ये केवल एक नहीं होता, इस तरीके से बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ्स होते हैं, मतलब अनंत यूनिट सेल होते हैं उसके अंदर। तो इसके साथ में भी इधर भी है, इधर भी है, ऊपर है, नीचे है, इस तरीके से होते हैं। तो ये जैसे ये वाले की बात करूँ, कॉर्नर वाले की, तो ये जो कॉर्नर पर जो पार्टिकल है ये केवल इस क्यूब का नहीं है, इसके इस तरफ क्यूब आएगा, उसके हिस्से में भी आएगा, ये ऊपर जो क्यूब आएगा इसके उससे भी पार्टिसिपेट करेगा, इसके इधर क्यूब आएगा उससे भी पार्टिसिपेट करेगा, सामने आएगा उसके साथ भी। इस तरीके से एक कॉर्नर वाला जो है वो 8 पार्टिकल 8 क्यूब के साथ में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। मतलब एक क्यूब 8 जो क्यूब सॉरी एक पार्टिकल जो है 8 क्यूब के साथ में क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है। इसका मतलब है कि एक क्यूब के हिस्से में कितना आया, 1/8, 1/8 पार्ट ही इसका इतना भाग ही इसमें एक क्यूब के अंदर आता है। तो ये 8 के टच में है, तो एक में कितना आया, 1/8वां हिस्सा आया है एक में, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक कोने वाले का कितना आएगा, 1/8वां हिस्सा आएगा। तो 8 पार्टिकल तो ऐसे हैं जिनका 1/8वां हिस्सा आ रहा है। तो 1/8वां हिस्सा कितने पार्टिकल्स का आ रहा है, 8 पार्टिकल्स का आ रहा है। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 पार्टिकल। मतलब सारे कोने वालों को मिलाऊंगा तो 1 पार्टिकल ही बनेगा, 8 नहीं बनेंगे, क्योंकि हर एक कोने वाले पार्टिकल का 1/8वां हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर से टोटल कितना हुआ, 1। दूसरा, इसके जो बीच वाला पार्टिकल है ये तो क्यूब के अंदर है, इस पे तो केवल इस क्यूब का ही हिस्सा है, इसके अलावा किसी और क्यूब के साथ में ये संपर्क में नहीं है और किसी क्यूब को टच नहीं करेगा। तो ये तो पूरा का पूरा इसी का है, तो एक ये तो पूरा का पूरा एक ही रहेगा। तो 1 तो ये सारे कॉर्नर से आ गया, प्लस 1 हो जाएगा, तो टोटल कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 2। तो प्रभावी कणों की टोटल संख्या कितनी होगी, 2 होगी इसमें। ठीक है, तो एक कोष्टिका में प्रभावी कणों की संख्या, इसको ऐसे निकालते हैं, एन इफेक्टिव। ठीक है, तो 1/8 का जो आ रहा था, 1/8वां हिस्सा कहाँ का, कॉर्नर वाले पार्टिकल का। तो कॉर्नर के कितने पार्टिकल थे, 8 पार्टिकल थे। ठीक है, प्लस एक केंद्र वाला आ रहा था, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये एन कॉर्नर कर देता हूं इसको, है ना, प्लस एन सेंटर का, केंद्र का तो पूरा का पूरा आएगा, उसका तो कोई हिस्सा नहीं होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करेगा। तो 1/8 कॉर्नर पे कितने, 8 है, और सेंटर पे कितना, 1 पार्टिकल है। तो ये कितना हो गया, 1 + 1, एन इफेक्टिव कितना आ गया, 2। ठीक है, ये छाप लेना, इसके नीचे लिख लेना, अतः प्रभावी कणों की संख्या 2 होती है। यहां पे लिख लेना, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2। ठीक है, अतः प्रभावी कणों की संख्या कितनी है, 2 है, हेंस इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2, यहां पे लिख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट समन्वय संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। इतनी चीज क्लियर हो गई ये बात, है ना। अब आगे बात करते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, वैसे तो ये एक, इसमें तो एक ही दिख रहा है, लेकिन ये एक क्यूब के अंदर इसका 8वां हिस्सा आता है। तो अगर इसको कट कर दूं ऊपर से नीचे से, और ये मतलब ये केवल ये वाला पोर्शन बचेगा, ये इतना ही आएगा इसके अंदर। तो ये है जो ये इसके अंदर देखो कोने वाले, ये जो इतना सा जो पार्ट है
ये 2D में तो ऐसे दिखेगा, लेकिन 3D में ऐसा दिखेगा। ये ऐसा, ये 8वां हिस्सा है, ये जो दिख रहा है ना कॉर्नर पे, ये इसका 1/8 पार्ट है ना, ठीक है। ये अब ये इसके अंदर किस तरीके से सेट होते हैं, आपको तो ये ऐसे दिख रहा है कि ये इसको टच नहीं कर रहा। अभी ये जो ज्योमेट्री बनाई गई है इसमें तो ये पार्टिकल इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में ये तो समझाने के लिए दिखाया गया है कि यहाँ पे पार्टिकल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसका क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, ये पार्टिकल, ये कोने वाला इसको टच कर रहा होता है और ये इस कॉर्नर को टच कर रहा होता है। देखो इसके अंदर दिख रहा है आराम से कि ये वाला जो है इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, सबको टच कर रहा है। ये वाला इन सारे कॉर्नर्स वाले को, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मतलब ये इसको सबके साथ में टच कर रहा है। मतलब ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, सॉरी ये सेंटर वाला जो पार्टिकल है, हर एक कोने के जो पार्टिकल है उन सबको टच कर रहा है, मतलब 8 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। ये यहाँ पे रहेगा तो ये इसको भी टच करेगा, ये यहाँ से, ये इधर अगर आप देखोगे तो ये आपको सही से 2D में दिखेगा नहीं, लेकिन ये यहाँ से देखो, इसके अंदर देखो आप, इसको सही से दिखेगा, ये सेंटर वाला इसको ये सब पार्टिकल्स को टच कर रहा है। तो जितने पार्टिकल्स को टच करेगा वो क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। मैंने इसकी पहले डेफिनेशन लिखवा रखी है, तो इसकी समन्वय संख्या वाला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर का, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो जितने निकटतम परमाणुओं की संख्या होती है, नियरेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं किसी क्रिस्टल में, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कितने नियरेस्ट पार्टिकल्स है। तो निकटतम परमाणुओं की संख्या, निकटतम कणों की संख्या लिख लो। तो निकटतम कणों की संख्या जो भी होती है, वो जो डेफिनेशन लिखवाई थी ना मैंने सिंपल क्रिस्टल में, सिंपल क्यूबिक में, वो सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे पोज करके यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि आपको साथ साथ नोट्स बनानी है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन की नंबर की वो डेफिनेशन लिख लेना जो पहले लिखवाई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे लिखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसका, 8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कोऑर्डिनेशन नंबर, अतः कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या डेफिनेशन, एक सेकेंड, डेफिनेशन लिखने के बाद में लिखना, डेफिनेशन लिखने के बाद में लिखना है, लिखो अतः बीसीसी में एक कण 8 कणों को टच करता है, एक कण 8 कणों को टच करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होती है, अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। एक कण 8 कणों को टच करता है, अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। Hence in the BCC each particle touches to 8 particles, so the coordination number is 8, क्लियर है। चलो 8 हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें आओ, ये बात समझ में आ गई, अब इधर सुनना बात को। इसमें बेसिकली बात ये है कि मैं एक बार इसको सबको हटा रहा हूँ, ये जो भी मैंने ये क्रिएशन किया है, ऐसा है कि ये जो पार्टिकल है, जैसे ये है और ये है और एक सेकेंड, ये क्यूब है, तो इस क्यूब का जैसे ये इसको, ये ऐसा होता है, ये इसको टच कर रहा होता है, ये इसको टच कर रहा होता है, ऐसे होता है। ये मैं ठीक से बना नहीं पाया, बट इक्वल साइज के अगर लेते हैं हम लोग पार्टिकल, बराबर साइज के, तो ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है ना। तो 3 पार्टिकल ऐसे होते हैं क्यूब के डायगोनल पे, जो घन है उसके विकर्ण पे 3 पार्टिकल हो गए अगर एक तरीके से देखा जाए तो मान लो कि ये जो क्यूब है, इसकी जो भुजा है, एज है इसका, ये कितना है, ए है,
ठीक है, इसको जालक नियतांक बोलते हैं, क्रिस्टल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ए है। अब ये जो क्यूब है, ये क्यूब का विकिरण है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो क्यूब का विकिरण है, क्यूब के विकिरण की लंबाई कितनी होती है, क्यूब के विकिरण की लंबाई होती है √3a, मतलब a अगर इसका एज है, भुजा की लंबाई a है, तो इसका विकिरण कितना हो गया, √3a इसका डायगोनल का लेंथ होता है। क्लियर? चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी लेंथ कितनी है, √3 है। ये बात समझ आई? और वैसे देखा जाए तो जैसे मान लो कि ये क्या है, एक एटम है या जो भी है, एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल की जो त्रिज्या है वो r है, तो r इधर आ जाएगा, ये r इस तरफ है, बराबर बराबर साइज जाएगा, ये बनने में ठीक नहीं बना। इसमें भी ये r इधर, ये r क्योंकि 2r होता है ना पूरा, इसमें भी ये सेंटर से इस तरफ r रहता है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, r r r r 4r है ना, तो ये 4r इस विकर्ण की लंबाई के बराबर हो गया, इस डायगोनल का लेंथ r के टर्म्स में कितना हो गया, 4r के बराबर हो गया। तो 4r इस विकर्ण की लंबाई के बराबर हो गया, 4r ऐसे। ये बात समझ आई कि नहीं? मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर देख लो, ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये बीच में इधर वाला कॉर्नर दिख रहा है, लेकिन एक बार इसको ध्यान मत दो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये कितनी है, कॉर्नर टू कॉर्नर विकर्ण हो गया ना, ये क्यूब का विकर्ण बात कर रहा हूँ मैं। एक विकर्ण जो होता है वर्ग का विकर्ण होता है, स्क्वायर का डायगोनल की बात नहीं कर रहा मैं, क्यूब के डायगोनल की बात कर रहा हूँ, घन के विकर्ण की। तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, सॉरी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर, या इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का। तो हम लोग बात करें इस कॉर्नर से, जैसे आमने सामने वाले कॉर्नर से होता है ना, रूम के अंदर देख लिया करो विकर्ण जो भी होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, √3 है। तो देखो r तो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का r, तो और फिर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा r, फिर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा r, फिर r यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, तो r r r और r 4r हो जाएगा, है ना? समझ में आया? तो √3a = 4r। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख लेते हैं जालक नियतांक या जालक क्रिस्टल कांस्टेंट या लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट। इसकी थ्योरी तो हम बीसीसी पढ़े, एफसीसी पढ़े, सिंपल क्यूबिक पढ़े, थ्योरी की जो डेफिनेशन वगैरह वो तो सेम ही रहेगी सबकी, बस वो डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज होगा। अब जैसे जालक नियतांक में देखो, जालक नियतांक के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि जो क्यूब बनाया ना, सपोज क्यूब के 2 पॉइंट ऐसे ले लिए मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे, तो 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं क्यूब को, है ना, क्यूब के 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो मैं देखो इसको ऐसे बना सकता हूँ, जैसे एक पार्टिकल ये हो गया, और वन सेकेंड, एक पार्टिकल ये हो गया, और ये ऐसा है। तो 3 पार्टिकल जो मैंने बनाए थे, सपोज वो ऐसा है कि एक पार्टिकल तो है, एक का सेंटर ये हो गया, ये क्यूब का विकर्ण हो गया यहाँ से यहाँ तक का, क्यूब का जो डायगोनल है वो ऐसा है, ये मान लो क्यूब का जो डायगोनल है वो यहाँ से यहाँ तक का ऐसा है, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है √3a। क्यूब के डायगोनल की लेंथ तो कितनी होती है, √3a हो जाएगी। और ये कितना हो गया, r, तो ये यहाँ पे ये r और r 4r के बराबर हो गया। तो ये डायग्राम आपको बनाना है इसके साथ में। तो देखो सिंस घन के विकर्ण की लंबाई = √3a, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना हो गया, √3a। और ज्योमेट्री से क्या पता चल रहा है, ज्यामिति से बाय ज्योमेट्री, मतलब ये डायग्राम से क्या पता चल रहा है, ज्योमेट्री देखने पे अपने को ये पता चल रहा है कि √3a है वो 4r के बराबर है। तो ये रिलेशन अपने को
पता चल गया यहाँ से कि क्या रिलेशन है ये, ठीक है। ये मिला √3 = 4r। तो यहाँ पे मैं a या r का वैल्यू, a का वैल्यू r के टर्म्स में या r का वैल्यू a के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि आगे हम लोग जो आगे दक्षता वगैरह या जो क्या बोलते हैं उसको एफिशिएंसी, अगर हम लोग या पैकिंग फ्रैक्शन जो कैलकुलेट संकुलन अनुपात या संकुलन दक्षता जहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसमें इसका जरूरत पड़ता है। ये पता चल गया अपने को, मतलब a का वैल्यू पता चल गया एक तरीके से 4r/√3 ये मिला, ठीक है। ये इतना गेम यहाँ तक हो गया। जालक नियतांक लेटिस कांस्टेंट तक हमारे को बात समझ में आई। तो हमने 3-4 पॉइंट पढ़ लिए इसमें। एक तो एन इफेक्टिव प्रभावी कणों की संख्या, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, एक जालक नियतांक, मतलब ए और आर में रिलेशन। मेनली ये जालक नियतांक या लेटिस कांस्टेंट कैलकुलेट करने का मतलब है ए को बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ए को बोलते हैं, है ना। बट यहाँ पे ये जालक नियतांक वाला पॉइंट कैलकुलेट करने का मीनिंग ये रहता है कि हम लोग आर और ए में रिलेशन पता कर सके। मेन टारगेट इसी चीज पे रहता है। तो आर और ए में रिलेशन पता करना होता है। ये मिल गया तो हम आगे का जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, संकुलन दक्षता कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या संकुलन क्षमता भी बोलते हैं उसको। क्लियर? चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ दक्षता निकालेंगे, वो पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह निकालेंगे। तो उसके लिए एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हमारे पास में अभी थोड़ा और टाइम है, तो हम लोग कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं इसमें। जैसे ये तो हो गया, समन्वय संख्या हो गया। इसके अलावा इसका आयतन, क्यूब का आयतन, वही घन का आयतन, ये एक कोष्टिका का आयतन है, ऐसे लिखो, एक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक कोष्टिका का जो आयतन होता है, तो घन का आयतन, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वही तो होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम देखो, इसको v = क्या लिखोगे आप, ए क्यूब, भुजा, या इसको एज बोल लो, एज लिख देना, इंग्लिश वाले इसको भुजा को एज लिख लेना, एज का क्यूब हो जाएगा। तो v = क्या होगा, ए क्यूब होगा। ए को आप r की टर्म्स में भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। आप चाहो तो इसको r की टर्म्स में लिख सकते हो। r की टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा, ए का वैल्यू अभी 4r/√3 के बराबर आया था, तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो कुछ इक्वेशन नंबर लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग क्या करें, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन दक्षता है, संकुलन गुणांक बोलते हैं इसको जनरली। और संकुलन गुणांक का मतलब ऐसे सिंपल क्यूबिक में बताया था, सेम वही तो है। संकुलन दक्षता है, गुणांक जो भी है, मीनिंग तो वही है, बस इसमें फॉर्मूला अलग होगा, थोड़ा सा वैल्यू अलग आएगा। तो फिर भी मैं मीनिंग बता देता हूँ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि जो अपना क्यूब है, अपना जो ये क्यूब है, अब देखो इसमें ये बीच में खाली खाली जगह रहेगी ना, कि ये कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है, बीच में पार्टिकल है, लेकिन इनके बीच में खाली जगह रह जाएगी। तो इसमें ये पता चलेगा कि भरा हुआ भाग कितना % पार्ट इसमें ये भरा हुआ है, बाकी कितना % पार्ट एम्प्टी है, खाली की जगह कितनी है, ये पता चलता है पैकिंग फ्रैक्शन पता करने से। तो इसका जो डेफिनेशन लिखवाया था वो डेफिनेशन आपको लिखना, पहले जो लिखवाया था वो डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी कर लेना। मैं फिर से नहीं लिखवाऊंगा आपको, पर अभी लिखना है वो डेफिनेशन। यहाँ पे इसको पॉज करो और पीछे देख के आपने जो लिखा था वो डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन, पैकिंग फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन लिखवाया है वो डेफिनेशन लिख लेना। इसका जो फॉर्मूला है, पैकिंग फ्रैक्शन को जनरली एन से लिखते हैं, एन से नहीं ईटा से लिखते हैं, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ईटा से, ठीक है। और ईटा का जो डेफिनेशन, ईटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है कि जो अपना यूनिट सेल है एक कोष्टिका, उसके अंदर प्रभावी कणों का जो टोटल आयतन होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं, उनका जो टोटल आयतन होगा, वॉल्यूम जो टोटल होगा वो लिख लो। प्रभावी कणों का आयतन, वो फॉर्मूला भी वही लिखना है। एक कोष्टिका में प्रभावी कणों का आयतन, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन एक कोष्टिका का जो आयतन है, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो, एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये अब देखो प्रभावी जो कण है वो कितने हैं एक कोष्टिका में, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 2, टोटल 2 ही थे, 2 पार्टिकल। तो टोटल मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, एन इफेक्टिव इंटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना होगा, जो कण है वो हम लोग कैसा मान रहे हैं, स्पेरिकल मान रहे हैं, एक गोला मान रहे हैं कण को, जो पार्टिकल है उसको स्पेयर मान रहे हैं, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का वो 4/3 पाई आर क्यूब ऐसा होता है। एक गोले का इतना टोटल इफेक्टिव पार्टिकल जितने होंगे उतना टोटल हो जाएगा, तो एन इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे एक कोष्टिका का आयतन आ जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम वो ए क्यूब होता है यूनिट सेल का, ठीक है, एक कोष्टिका का। अब आपको ये पता है, ये एन इफेक्टिव 2 है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब वो ए और आर में जो रिलेशन पता किया था ना, लेटिस कांस्टेंट करके हमने जो टॉपिक लिखा था पहले ऊपर, जालक नियतांक, वो ए और आर में रिलेशन इसलिए ही पता किया था ताकि यहाँ पे यूज कर सके उसको, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे उसको। तो ए का जो वैल्यू लिखा था हमने, ए का वैल्यू क्या आया था, ये आ गया देखो 8/3 पाई आर क्यूब, ये तो ऊपर वाला लिख दिया। ए क्यूब था 4r/√3 का क्यूब, ये था, इसको लिखो, कैलकुलेट कर लो, 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3, यहाँ से नीचे से आ जाएगा 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 आर क्यूब, और ये नीचे वाला जो है √3 का क्यूब आएगा वो 3√3 आएगा, 3√3 ऊपर चला जाएगा तो 3√3 ऊपर आ गया। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, आर क्यूब से आर क्यूब चला जाएगा, 3 से 3 चला गया, 8 से 64 8 टाइम्स, ये बच गया पाई√3 √3/8 ये बच गया। और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू मुझे तो डायरेक्ट याद है, पर जब आप कैलकुलेट करोगे इसका वैल्यू तो ये आता है 0.68 आता है। और इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहो, आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहो तो 68 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, अरे परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना आप इसको। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये प्रतिशत में, परसेंट में ये 68% हो जाएगा, मतलब 68% उसका संकुलन गुणांक है। पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू 68% है, 68% पैकिंग फ्रैक्शन आया। इसका मतलब ये है कि इसका जो भरा हुआ भाग है वो है 68%, इसका जो फील्ड स्पेस है वो है 68%, और बाकी का जो 32% बच गया, 32% हिस्सा वो खाली है इसके अंदर क्यूब। क्योंकि देखो बीच बीच में जगह खाली भी तो दिख रही है, क्योंकि ये पार्टिकल, ये कोने वाला और ये कोने वाला आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो बीच में खाली जगह रहेगी ना। इस खाली जगह की वजह से खाली आयतन रहेगा, एम्प्टी वॉल्यूम रहेगा। वो एम्प्टी वॉल्यूम कितना है, 32% भाग तो इसका खाली है और 68% पार्ट इसका फील्ड है। आई बात समझ में? तो वो जो संकुलन दक्षता है, वो जो पैकिंग फ्रैक्शन है, वो यही चीज बताता है कि कितना % पार्ट इसका भरा हुआ है। आगे बात समझ क्लियर है? चलो, ये है सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें कुछ टफ काम नहीं था। ठीक है, ये हो गया। जिसने नहीं छापा पॉज करके छाप लेना।
डेफिनेशंस वगैरह ये जैसे संकुलन दक्षता हो गया, ये पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं बार बार लिखवाऊंगा नहीं, एक बार जो लिखवा दिए सेम डेफिनेशन है, बस ये कैलकुलेशन ही तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बाकी वही पॉइंट्स लिखते जाने, वही डेफिनेशन आती रहेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो एक बार समझने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में तो सारे तो पूछेगा नहीं, हो सकता है 2 भी पूछ ले, लेकिन जनरली एग्जाम में एक ही पूछता है, और अगर एक ही पूछेगा तो उसमें डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। अब मैंने तो बीसीसी में यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाई नहीं, क्योंकि मैंने उसमें लिखवा दी थी। तो आपके एग्जाम में जब पूछे तो जो भी पूछे उसमें डेफिनेशन लिखनी है, 2 पूछे तो दोनों में लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे ये बीसीसी पूछे थे तो बीसीसी में आपको डेफिनेशन लिखनी है। हाँ जी, ये हो गया। अब देखो ये तो यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे क्या पता रहेगा कि 68% भाग भरा हुआ है, 32% भाग खाली है। तो यहाँ पे कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष लिख लेना। अतः 68% वॉल्यूम ऑफ BCC, 68% वॉल्यूम ऑफ BCC इज filled and 32% volume is empty, and 32% volume is empty, and 32% वॉल्यूम इज एम्प्टी। हिंदी में लिखो, अतः BCC का 68% भाग 68%, अतः BCC का 68% भाग भरा हुआ तथा 32% भाग रिक्त रहता है, तथा 32% भाग रिक्त रहता है। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, ये BCC अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम लोग, FCC को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये BCC खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग FCC पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।